नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो चर्चा ये है कि एक व्यापारी पहुंचा है सऊदी अरब। जी हां साथियों, सेशन में चर्चा है एक व्यापारी जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और अपने साथ जहाज भरकर व्यापारी लेकर गया है। लेकिन इस बार सऊदी में निवेश करने नहीं, सऊदी से उगाही करने। किस बात की उगाही? कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारी ईरान से रक्षा करूंगा, और ईरान से रक्षा के नाम पर तुम अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करो, और मैं तुम्हारे निवेश की गारंटी यह हूं कि आने वाले समय में तुम्हें कोई और नहीं यहां पर डरा पाएगा। और इसी तरह एक व्यापारी झटके में, ट्रंप महोदय जो व्यापारी हैं, वो सऊदी से $600 बिलियन का सौदा करा ले जाते हैं। जी हां साथियों, आज के सेशन में चर्चा है उस विषय की जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो वो सऊदी अरब की यात्रा पर जब आए थे तो $450 बिलियन का व्यापारिक एग्रीमेंट लेकर गए थे। लेकिन जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सऊदी के ऊपर प्रेशर डाला कि देखो, जब मैं पहली बार आया था तो तुम्हारे यहां से $450 बिलियन का एग्रीमेंट लेकर गया था कि इतना तुम हमसे माल खरीदोगे। इस बार मैं आ रहा हूं, कुछ बड़ा होना चाहिए, $500 बिलियन का व्यापारिक समझौता करो तो मैं आऊं। और यह सेशन मैंने 3 महीने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पहली यात्रा अगर कहीं होगी तो वो सऊदी पर होगी, और सऊदी की यात्रा हुई भी। ये जानकारी 3 महीने पहले मेरे द्वारा दी गई थी। आप यहां पर देख सकते हैं अंकित इंस्पायर इंडिया पर। और मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था कि ट्रंप अपनी अगर पहली विदेश यात्रा पर कहीं जाएंगे तो वो सऊदी ही जाएंगे। ये जानकारी हमने दी थी, आज ये एग्जीक्यूट हो गई है। और मैंने बकायदा, अगर आपको चेक करना है तो अपने ही चैनल पर जाकर सेशन चेक कर लीजिएगा। और मैंने कहा था कि क्या रूस को पछाड़ने के लिए सऊदी जाएंगे ट्रंप। खैर, अब रूस को पछाड़ने लायक तो कोई बात रह नहीं गई है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 महीने पहले कही हुई बात को फिर से हमने चर्चा में लिया। कब? जब भारत में हुए 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत निकला, आतंकियों को ठिकाना लगाया। इस बीच में पाकिस्तान का रोना और कराहना शुरू हुआ। पाकिस्तान बहुत तेज कराह रहा था, उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही थी, और उस आवाज को मिडिल ईस्ट में सुना जा रहा था। मिडिल ईस्ट के अंदर जहां सऊदी आता है, सऊदी के साथ साथ यूएई आता है, कतर आता है, ये थोड़े अमीर मुस्लिम राष्ट्र हैं, और ये गरीबों को पालना पसंद करते हैं, और पाकिस्तान को ये खैरात में ही बहुत सारा धन देते हैं कि बेटा रो मत, हम वैसे भी भिखारियों को कुछ देते, तुम्हारे लिए भी कुछ देंगे, रो मत। ऐसे में जब ये बहुत तेज डकरा रहा था, उसी समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के आने का टाइम हो रहा था। और अक्सर ऐसा होता है, जब कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो समझदार लोग उन्हें बिस्किट डाल देते हैं, बिस्किट डालो ताकि इनका ध्यान हटे। कुछ हुआ ऐसा, ट्रंप को आना था, और ट्रंप को सऊदी आना था, और उनको लगता था कि मैं आऊं तो मिडिल ईस्ट में या फिर एशिया में चर्चा केवल उन्हीं की हो। बड़े लोगों का ये टेंट्रम होता है। जैसे भारत में भी जब कोई बड़ा राजनेता आता है तो हम लोग आसपास की दीवारों को ढक देते हैं ताकि उन्हें गरीबी ना दिखाई दे, उन्हें असल में ना पता चल जाए कि किनारे सड़क के कुछ गरीब लोग भी रहते हैं। ऐसे ही ट्रंप आ रहे हैं अमेरिका से, सऊदी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं उन्हें एक गरीब की रोती हुई आवाज सुनाई ना दे जाए, वो कहे कि सर मार डाला मार डाला, ऐसे में वो आवाज सुनाई ना दे जाए और इस आवाज से दिक्कतें ना हो, इसलिए इनको सेटल कराना था कि थोड़े दिन शांति करो। क्योंकि ये लाइमलाइट से गायब हो रहे थे। लाइमलाइट से गायब होते हुए ट्रंप ने सीज फायर नाम का एक नया शिगुफा छेड़ दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान से बात करके कहा है कि शांत हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं हूं ना। और ऐसा करके मैंने इन दोनों को साइड कर दिया। हालांकि ये परिस्थितियां कुछ इस तरह से पैदा हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान के हाल ये कर दिए थे कि वो पाकिस्तान अमेरिका के सिर पड़ गया, कहने लगा कि अगर आपने उन्हें शांत नहीं कराया तो हम परमाणु बम यूज करने से नहीं हिचकेंगे। मतलब हमारे पास अब लास्ट रिसोर्ट यही बचा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग कर लें। अब बस न्यूक्लियर बॉम्ब के उपयोग का धमकी जो इनके हर दूसरा राजनेता देता है, इस बार इनके सेना के जनरल ने भी कुछ वैसी ही धमकी दे डाली। और जब धमकी दे डाली तो फिर अमेरिका ने भारत से कहा कि देखो यार, खामखा मैं अगर सऊदी तक भी आया, थोड़ी बहुत रेडिएशन उड़ी तो मेरे को बुढ़ापा खराब हो जाएगा, तुम लोग यार ये वॉर वगैरह बाद में खेल लेना। यार कोई बात नहीं साहब, ऑपरेशन सीज फायर हो जाता है, सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो जाता है। लेकिन यह जानकारी भी मैंने आप लोगों को आज से 3 दिन पहले अपने सेशन में दे दी थी, और वो सेशन यही था कि इंडिया ने जिस समय पाकिस्तान के कुछ अड्डे, एयर बेसेस बर्बाद किए थे, उसी सेशन में मैंने अपने सेशन के अंदर यह जानकारी दी थी
कि अगर आप ये पूछते हैं कि ये युद्ध कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैंने आंसर देते हुए कहा था कि देखो अगले 5 दिन के अंदर अंदर, और मैंने बकायदा तर्क सहित बताया था कि मेरे इंस्टाग्राम लाइव में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये कितने दिन में सीज फायर हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि अधिकतम 5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप को सऊदी आना है और ट्रंप सऊदी आएंगे उससे पहले वो दोनों को शांत कराएंगे कि देखो यार मान जाओ मैं आ रहा हूं, मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैंने ये लाइन बोली थी कि ट्रंप आ रहे हो और वैश्विक मीडिया कवर कर रहा हो इंडिया पाकिस्तान। आपने शायद ये लाइन देखी भी हो, सुनी भी हो, और अगर प्रेजेंट रहे हो उस सेशन में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। और साथियों, जो मैंने कहा था और वो हुआ भी, हमने अपने इसी सेशन में ये वाली बात बताई थी कि ये युद्ध कितने दिन के अंदर रुक जाएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर कब आ जाएगा, ये हमने चर्चा की थी और वैसा की वैसा हुआ भी। ट्रंप का सऊदी आना तय हुआ, ट्रंप सऊदी लैंड होते हैं आज, और जब ट्रंप सऊदी आते हैं तो विश्व मीडिया की हर सुर्खी में ट्रंप ही ट्रंप छा जाते हैं। सोचिए ना, अगर यहां पर यह आ रहा होता कि भारत ने पाकिस्तान के इतने एयरबेस उड़ा दिए, भारत कराची में जाकर बैठ गया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, यदि इस तरह की खबरें चल रही होती और हमारी मीडिया तो पूरे टाइम वैसी ही खबरें चला रही होती, ट्रंप तो कहीं कवर ही नहीं किए जाते। 145 करोड़ लोगों को अगर यही पता नहीं चलता कि ट्रंप आए हैं तो क्या खाक ट्रंप आए हैं। वो पहली बार घर से पग फेरा कर रहा है, बाहर निकला है, राष्ट्रपति बनने के बाद में दोबारा से जब बनाए तो पहली विदेश यात्रा पर है, और तुम अपनी सुर्खियों में कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए हर हेडलाइन पर ट्रंप होना था। जो हमने कहा था वही हुआ, हर हेडलाइन में ट्रंप छाए हुए हैं। ट्रंप सऊदी की यात्रा पर हैं, और ट्रंप सऊदी की यात्रा पर हैं, इसीलिए चर्चा ये बड़ी बनी कि क्या ट्रंप ने ही ये सीज फायर करवाया था। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि देखो ट्रंप, ये तुम भी जानते हो कि सच्चाई क्या थी, और ये ट्रंप ने आने वाले 2 सेशन में बोल भी दिया। अगले ही दिन जब उसने कहा कि देखो मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मर सकते थे, और तीसरे दिन उसने कहा कि न्यूक्लियर वॉर का डर था। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि ट्रंप ने ये सारी स्थितियां इसलिए रोक लगाने के लिए मतलब मेहनत की, या कहिए कि सीज फायर के लिए दोनों देशों से बात की, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि दोनों देश अब, खैर ये साहब महादे आते हैं, 4 दिन के दौरे पर ये निकले हुए हैं, और 4 दिन के दौरे में ये सऊदी गए हैं, उसके बाद यूएई और कतर की यात्रा पर जाएंगे। जब ये एंट्री करते हैं तो इनकी एंट्री को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये जिस विमान में चल रहे होते हैं उस विमान को इस तरह से, अरे भाई आ जाओ, इस तरह से F-15 जो फाइटर जेट हैं, जो कि अमेरिका से ही खरीदे गए थे, इस रेगिस्तानी मुल्क में ये इसको इस तरह से सुरक्षा देते हुए चल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने क्षेत्र में कभी कोई मंत्री महोदय दौरे पर होते हैं तो पुलिस की गाड़ियां प्रोटोकॉल में आगे चल रही होती हैं, वो टाएं टाएं बजाती हुई गाड़ियां थोड़ा मंत्री जी का माहौल बना देती हैं। सऊदी वालों ने ये तगड़ा काम सीख लिया है। इनके पास फाइटर जेट यूज में तो आते नहीं है, और अमेरिका इनको हर बार बेच जाता है। अमेरिका बेच जाता है तो ये उसका करें क्या, इंजन का उपयोग तो करो, क्योंकि युद्ध करने के लिए पहले इराक हुआ करता था, वो खत्म हो गया। ईरान की हालत नहीं है कि वो युद्ध कर ले, तो करें क्या इन फाइटर जेट्स का। तो ये लोग आजकल सभी को इस तरह का प्रोटोकॉल देते हैं, जब कोई जा रहा होता है तो उसके आसपास बजाते बढ़िया हैं। ये यहां पर बजा रहे हैं, ये इन्हीं के लिए नहीं, ये पुतिन आए तब भी बढ़िया बजाए थे, ये इसी तरह से जब शी जिनपिंग आए तब भी बढ़िया बताए, और अभी हमारे 22 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उनके भी हवाई जहाज के साथ इसी तरह से इन्होंने फाइटर जेट चलाए थे। मतलब ये इस तरह का पूरा भाव, मतलब भव्य समारोह के रूप में स्वागत करते हैं किसी भी देश का, जब कोई बड़ा देश इनके यहाँ एंट्री कर रहा होता है कि यार हमारे फाइटर जेट का यूज तो करो, तो ये बिल्कुल माहौल बना देते हैं। ठीक है साहब, इसी माहौल के तहत ट्रंप यहां पहुंचते हैं। ट्रंप पहुंचते हैं, बकायदा इनका वेलकम करने के लिए प्रिंस सलमान आते हैं, बकायदा उनका बढ़िया सा वेलकम होता है और राजकीय सम्मान के साथ बढ़िया। ये सारे के सारे सम्मान वो हैं जो आपने शायद शी जिनपिंग की यात्रा जब सऊदी की रही हो उस समय भी देखे हो, लेकिन जब चूंकि दौर बाइडेन का हुआ करता था तो ये न्यूज बड़ी बनी थी। लेकिन ट्रंप जब अब आए हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान, जो प्रिंस सलमान हैं सऊदी के, उनसे थोड़े ज्यादा अफेक्शनेट हैं। वो कहते हैं कि प्रिंस सलमान उम्र में छोटे जरूर हैं लेकिन इनकी समझ बड़ी है। समझ अमेरिका के लिए तो केवल इतनी है कि कोई कितना खर्चा कर दे, खर्चा जो कर दे वो अमेरिका के लिए बड़ा होता है। तो खैर, तारीफ में ये यहां आकर के बढ़िया इनसे पैसे लेकर चले गए। साथ में फिर इन्होंने बैठ करके इनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स पर साइन किए। उन एग्रीमेंट्स में बहुत सारी चीजें निकल कर आई। जानकारी तो यह निकल करके आई कि अमेरिका सऊदी को $142 बिलियन, लगभग 12.1 लाख करोड़ के हथियार बेचने जा रहा है। साथियों, यह नंबर मजाक नहीं है। आज अमेरिका सऊदी को $142 बिलियन के वेपन बेचने जा रहा है
अगले 4 साल में वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये तो केवल वेपन है। जो हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए हैं $600 बिलियन की वर्थ पर। और ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद तो $1 ट्रिलियन की थी। तो ट्रंप की जो सऊदी से एक्सपेक्टेशंस लेकर के वो आए कि सऊदी हमें ऑफर देगा और हम वो माल बनाकर इनको देंगे, ट्रंप ने बिल्कुल एक व्यापारी की तरह भूमिका निभाई और सऊदी से बहुत कुछ साइन करवा लिया। अब बात यहां पर समझने की है, पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया $1.2 बिलियन का, कहीं जगह $1.5 बिलियन है, कहीं जगह $2 बिलियन है। और उसमें पाकिस्तानी लोग सड़क पर पटाखे फोड़ रहे हैं कि हमको कर्जा मिल गया है। यहां पर $142 बिलियन के तो केवल वेपन खरीदे जाएंगे अमेरिका से सऊदी के द्वारा। आप दोनों के बीच का अंतर समझ सकते हैं। सऊदी कुल मिलाकर $600 बिलियन के वेपन खरीदेगा अगले, मतलब सारे समझौते किया है अगले 4 साल के लिए। यहां $600 बिलियन इनकी लगभग जीडीपी चल रही है पाकिस्तान वालों की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में किस लेवल का अंतर है, सऊदी पाकिस्तान को कैसे ट्रीट करता है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि सऊदी पाकिस्तान को कैसे ट्रीट करता है। लेकिन हां, यहां पर धड़ाधड़ समझौते हो रहे हैं, बढ़िया, दोनों के बीच में हस्ताक्षर हो रहे हैं, कई तरह के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तमाम प्रकार की तस्वीरें यहां पर निकल कर आती हैं। फाइनली हेडलाइन बनती है, और हेडलाइन होती है कि ट्रंप जब गए हैं तो उन्होंने हिस्टोरिक $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ले लिया है सऊदी अरब से, यानी कि सऊदी अरब अब अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करेगा। ये पहली बार है साथियों। अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो अपने द्वारा भी कुछ ऑफर देकर आते हैं, लेकिन ट्रंप सऊदी गए थे सऊदी से कुछ लेने के लिए। पिछली बार $450 बिलियन लेकर आए, इस बार $600 बिलियन लेकर आए। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सऊदी का बेवकूफ है क्या? मतलब क्यों इस तरह से पैसे देने को तैयार हो जाता है? जी नहीं, सऊदी टेक्नोलॉजी पसंद कर रहा है। सऊदी का जो फ्यूचर विजन है वो दुबई की तरह से, यूएई की तरह से खुद को आगे ले जाने का है। वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी से जितनी भी बड़ी कंपनियों को वो अपने साथ जोड़ सकता है वो जोड़े, और सऊदी की उन्नति में उस पैसे को खर्च करे। क्योंकि अब क्या होगा कि सऊदी ने ये जितने भी ऑफर दिए हैं अमेरिका को, ये असल में दान में नहीं दिए हैं, इसके बदले सऊदी काम मांग रहा है। सऊदी जब काम मांग रहा है तो सैम ऑल्टमैन जो चैट जीपीटी वाले हैं वो भी यहां आए हुए हैं। तो यहां पर फिर टेस्ला वाले, स्टारलिंक वाले, एलॉन मस्क भी आए हुए हैं। इसी तरह से तमाम बड़ी कंपनियां, उबर हुई, जॉनसन एंड जॉनसन हुई, अमेरिका जितनी बड़ी कंपनियों को रखता है वो सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ या उनके प्रतिनिधि इस समय सऊदी में ट्रंप के साथ आए हुए हैं। और वो यहां आकर के केवल ऑर्डर लेकर जा रहे हैं कि आप हमें ऑर्डर दें, हम आपके लिए काम करेंगे। यानी कि सऊदी प्रिंस सलमान जो हैं उनका विजन बहुत स्पष्ट है। आज अगर आप 2025 में हैं तो अगले 4 साल के लिए उन्होंने ये जो $600 बिलियन निवेश किए हैं, इनसे ना केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करेंगे बल्कि टेक्नोलॉजी को सऊदी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। ये सारा की सारा इन्वेस्टमेंट उसी चीज के लिए किया गया है। खैर, इससे अमेरिका को व्यापार के सौदे मिले और ये व्यापारिक समझौते इन्होंने अपनी तरफ से बढ़िया से व्हाइट हाउस के द्वारा दे दिए गए। 5 बड़े मुद्दों में वायुसेना और अंतरिक्ष में सुरक्षा, हवाई और मिसाइल हमलों से रक्षा, सऊदी अरब की नौसेना को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर सेना को नई तकनीकी देना, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना। ट्रंप ने बधाई में बढ़िया से इनकी तारीफें की और कहा कि भाई साहब, हमारे यहां दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स हैं और वो बहुत सारे चेक लेकर यहां से जाने वाले हैं। अब साहब, चेक लेने की तस्वीरें देखें आप। यहां पे बकायदा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि मिलिए एलॉन मस्क से। इतना ही नहीं, सऊदी बकायदा ट्रंप को लेकर के पहुंचते हैं, प्रिंस सलमान लेकर पहुंचते हैं ट्रंप को उस बिजनेस मीट में जहां इन्वेस्टमेंट फोरम बैठा हुआ है, जहां पर कमिटमेंट्स किए जाएंगे कि क्या क्या काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ट्रंप यहां पर पैसा कलेक्ट करने आए, उगाही करने आए, और इनडायरेक्टली कहूं तो सऊदी की सुरक्षा के लिए पैसा लेने आए कि बेटा तुम्हें अगर ईरान से बचाना है तो आओ और हमारे को पैसा दो। तो क्या ट्रंप ने ईरान के बारे में कुछ कहा? आंसर है जी हां। ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा कि देखिए उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जबरन उलझे पड़े हैं। वो उलझे पड़े हैं और हम अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं कि अमेरिका के किसी भी सहयोगी को हम आंच नहीं आने देंगे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ईरान को साफ कह दिया कि अगर आप सपने में भी सोचते हैं कि सऊदी को आप चैलेंज करेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। ट्रंप से बस सऊदी इतना ही कहलवाना चाहता था। ट्रंप से यही चाहते थे कि हम पर सऊदी के ऊपर ईरान हमला ना कर दे। अब ईरान की क्या कहानी है वो भी समझ लीजिए। देखिए, ये जो फारस की खाड़ी है, जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं, इसके चारों तरफ जो ये दो देश दिखाई दे रहे हैं, ये देश सामान्यतया ऑयल रिच कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं।
इन खाड़ी देशों में दो बड़े समूह बने हुए हैं। इनमें से एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब है। ईरान शिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं सऊदी सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में अगर मुसलमानों की बात की जाए तो सुन्नी बहुतायत में है, और ऐसे में मुसलमानों के लिए मक्का मदीना सऊदी अरब में है। तो सऊदी को एक नेचुरल मुसलमानों के लीडर के रूप में रिकॉग्निशन मिली हुई है। वहीं शियाओं के रिकॉग्निशन के लिए ईरान है। ईरान और सऊदी आपस में क्षेत्र में कौन ज्यादा पावरफुल है, इस बात की लड़ाई लड़ते रहते हैं। ईरान और सऊदी को लगभग बराबर सी कोस्ट लाइन जो मिली हुई है फारस की खाड़ी की, इस वजह से तेल और गैस के प्रचुर भंडार दोनों देशों के पास हैं। ऐसे में सऊदी को हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज का सहयोग मिलता रहा, और ईरान अपने यहां एक्सट्रीमिज्म के चलते, यहां पर कट्टरपंथी सरकारों के चलते अमेरिका और वेस्ट के हमेशा निशाने पर रहा। ईरान ने खुद को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जब से काम करना शुरू किया तो ट्रंप के लिए ये और बड़े दुश्मन बन गए। बस यही दुश्मनी है कि ट्रंप अक्सर इस वाली बेल्ट में आते हैं और इनको चिढ़ा करके इनको सामान बेच जाते हैं, डरा कर जाते हैं कि ईरान तुम पर हमला कर देगा, चलो तुमको रडार ले लेना चाहिए। ईरान तुम पर हमला कर देगा, चलो खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए बढ़िया ट्रंप सिस्टम ले लेना चाहिए। तुम पर यह दिक्कत खड़ी कर देगा, चलो फाइटर जेट ले लेने चाहिए। अमेरिका का हमेशा से यह नजरिया रहा है कि जब तक दुनिया में कलेश नहीं होगा कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए पहले वो कलेश पैदा करते हैं और उसके बाद व्यापार को जगह देते हैं। ईरान भी पहले अमेरिका का बड़ा मित्र हुआ करता था, लेकिन इसकी मित्रता जब यहां पर सत्ता पलटी उसके बाद से मित्रता खत्म। उनको राइवल्स रखने होते हैं और राइवल्स को ही वो सारा की सारा माल बेचते हैं। भारत पाकिस्तान के केस में अमेरिका की चल इसलिए नहीं रही है क्योंकि दोनों में से ही पाकिस्तान ने चाइना को चुन रखा है। लगभग 80% वो डिफेंस इक्विपमेंट चाइना से लेता है और भारत ने रूस को चुना हुआ है। ऐसे में अमेरिका के लिए दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस इंटरेस्ट केवल इस बात का था कि मैं जब सऊदी की यात्रा पर रहूं तो यहां पर पूरा माहौल बनना चाहिए कि राजा जी पधारे हैं, दुनिया के राजा पधारे हैं, तो मिडिल ईस्ट को यह खबर रहे कि मैं आया हूं, और खबर के साथ साथ हड़कंप रहना चाहिए कि अगर मैं यहां आया हूं तो मुझ पर कोई भी नजर उठाने का प्रयास ना करे। यही इन दोनों ने बढ़िया एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया। ये पिछली बार की यात्रा में कमिटमेंट था और इस बार की यात्रा में कमिटमेंट जुड़ गया। अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष अपनी पहली विदेश यात्रा करता है वो वहीं से ही अपनी विदेश नीति जता देता है। अगर पिछले पुराने 5 राष्ट्रपतियों को देखा जाए, अमेरिका के राष्ट्रपतियों को, तो बिल क्लिंटन ने पहली यात्रा कनाडा की थी, जॉर्ज बुश ने मैक्सिको की थी, बराक ओबामा ने कनाडा की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भी जब यात्रा की थी, फर्स्ट टाइम जब इनकी सरकार बनी थी, तब भी सऊदी की यात्रा की थी, बाइडेन ने ब्रिटेन की यात्रा की, और ट्रंप फिर से आए हैं तो सऊदी की यात्रा पर आए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि बाइडेन के और सऊदी प्रिंस के संबंध अच्छे नहीं थे। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि बाइडेन ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जो जमाल खशोगी है उसकी हत्या के जिम्मेदारों को मैं पनिशमेंट दूंगा, और हत्या के जिम्मेदार जिन्हें माना जाता है वो प्रिंस सलमान ही हैं। इसी वजह से चलते हुए प्रिंस सलमान और बाइडेन के रिलेशंस में दिक्कत रही। यही कारण है कि सऊदी की यात्रा पर आकर के भी ट्रंप अपने पुराने राष्ट्रपति को कोसते हुए, पुरानी सरकारों को कोसते हुए नजर आए। अब एक बड़ा सवाल यह कि कतर की यात्रा पर भी ट्रंप जाने वाले हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखो, कतर की बहुत बुरी हालत खराब होती है। सुर्खियां इस तरह से चल रही हैं कि कतर ने लगभग 3,500 करोड़ का एक हवाई जहाज केवल ट्रंप को गिफ्ट करने के लिए रखा है, और वो गिफ्ट ट्रंप के सरकार में रहते हुए भी काम आएगा, और सरकार से जब ट्रंप चले जाएंगे उसके बाद भी उनके निजी उपयोग में आएगा। कहा जाए तो सीधी सीधी रिश्वत के रूप में 3,500 करोड़ का एक हवाई जहाज इन्होंने तैयार किया है, जो कि एयरफोर्स 1 की तरह ही अत्यधिक सुरक्षित है, और कतर ने इसको तैयार करके रखा है ट्रंप को सौंपने के लिए। तो कल जब ट्रंप जाएंगे तो बढ़िया से पैसे लेकर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कतर इतनी ज्यादा खुशामदीद कर क्यों रहा है? जानने के लिए मैंने एक सेशन ऑलरेडी आपके लिए डिटेल में दिया हुआ है, जब मैंने यह बताया था कि एक झूठी खबर ने कैसे कतर को बर्बाद किया था। और ट्रंप और कतर का तो भाई साहब जो हाल था ना, कतर के पर कतर दिए थे ट्रंप ने जब पिछली बार आए थे। इसलिए इस बार इनकी दशा इनके ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए इन्हें पहले ही रिश्वत स्वरूप पैसे दिए जा रहे हैं कि मालिक देखो, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें से आपको ये अर्पित है, जो हो सके इन्हीं को स्वीकार करो। तो ट्रंप यहां पर जाएंगे, ठीक है।
प्रिंस सलमान की मतलब वाहवाही में ये वहां पर जाने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि यूएई भी जाने वाले हैं, उसका क्या रीजन है? देखो, यूएई ने अपने आप को दुनिया में एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री के रूप में विकसित किया है। दुबई ने तो चार तरफ पूरी दुनिया में ध्यान आकर्षित किया हुआ है ही। और प्रिंस सलमान को जो असली जलन है वो इस बात की है कि दुबई इतना फ्लरिश कैसे हो रहा है। दुनिया भर के, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, इन सब की कंपनियां दुबई में बढ़िया अच्छे से काम करती हैं। तो प्रिंस सलमान अपने यहां पर एक नई सिटी बसा रहे हैं। इनका विजन 2030 है और उस विजन के अंदर वो द लाइन नाम से एक कंट्री एक सिटी बसा रहे हैं। उस सिटी को ये दुबई से भी ज्यादा हाईटेक बनाना चाहते हैं। और उसके हाईटेक बनने में जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है वो अमेरिकी कंपनियों के पास है। चाहे फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी या क्लाउड सर्विसेज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सभी सुरक्षित चीजें जो हैं वो अमेरिका के पास हैं। इसीलिए सऊदी ने पूरी तरह प्लानिंग के साथ अमेरिका को अपने साथ करने का प्रयास किया है ताकि ये अपने द लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। माना जाता है कि द लाइन एक फेलियर प्रोजेक्ट है, लेकिन यदि ये सहयोग मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो सर, इस पर भी तो दो शब्द बोल दो, अब तक आप इस पर कुछ बोले ही नहीं। मैंने पहले एक शब्द यूज किया था, खैरात। जब $600 बिलियन का कोई देश सामान या झटके में खरीद सकता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप 600 रुपए का कहीं से भी चाट पकौड़ा खाकर आओ तो बाहर खड़े हुए भिखारी को आप अपनी तरफ से अगर चाट नहीं खिला पाओ तो 2-5 रुपए का सहयोग कर देते हो कि लो बेटा, इसको जाकर के कुछ कर लेना, बढ़िया पढ़ाई पे फोकस करो, ये काम मत करो। इस तरह का आप नसीहत देकर के उसे भेज देते हैं। कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके साथ जो हुआ उसके पीछे केवल और केवल आर्थिक रीजन यही है। सऊदी अरब ने, जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने की सोची थी, तो आईएमएफ ने कंडीशन ये रखी कि देखो भैया, हम कर्जा तभी देते हैं जब कुछ तुम्हारे अकाउंट में भी 2 पैसा पड़ा हो। ये बिल्कुल आसान से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछना कि जब वो होम लोन लेने गए तो होम लोन देते समय बैंक ने कहा कि हम हाँ होम लोन तो दे देंगे, लेकिन डाउन पेमेंट 10% आपको करना पड़ेगा। आप कार लेने गए तो ये कहा कि हम एक्स शोरूम पर आपको गाड़ी की कीमत दे देंगे, लेकिन साहब आपको इंश्योरेंस वगैरह के पैसे खुद देने पड़ेंगे। यानी कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्जैक्टली यहां पर भी यही था। सऊदी ने इनकी तब मदद की जब इनके पास पैसे लोन लेने के लिए भी नहीं थे। लोन लेना था आईएमएफ से, लेकिन सऊदी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें लोन तो नहीं दे सकता, लेकिन उनको अकाउंट में कुछ दिखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे अकाउंट में $2 बिलियन डाल देता हूं। सऊदी अरेबिया डिपॉजिट $2 बिलियन इन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक अहेड ऑफ आईएमएफ मीटिंग। आपको लग रहा होगा कि सर आप मजाक बना रहे हो, बेचारों को ट्रोल कर रहे हो। नहीं, ये वास्तविकता है। ये यहां पर इन्होंने बढ़ाकर $3 बिलियन तक कर दिया था, लेकिन इस पैसे का ये यूज नहीं कर सकते थे। इनको पैसा दिया इसी कारण से गया था कि आप अपने अकाउंट में पार्क करके रखो, ताकि आईएमएफ को यह पैसा दिखे कि किसी देश ने इन पर विश्वास जताया है, तो विश्वास की बहाली में इन्हें 2 पैसा अपनी तरफ से कर्जा दे दो। आप सोचो, आईएमएफ ने पूरा पाकिस्तान $7 बिलियन में सौदा कर दिया, सरकारें पलट दी, इमरान खान को जेल में डाल दिया। $7 बिलियन के लिए जो देश पलटी मार गया, सरकारें उलट पुलट गई। सोचकर देखिए ना, तो सऊदी अरब की स्थिति सोचिए कि आप कितनी तरफ से समझ सकते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको यह समझ में आना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि सर, क्या हम ये मान लें कि सऊदी के लिए भारत से बात की, पाकिस्तान के लिए सऊदी ने बात की होगी भारत से कि यार सीज फायर कर लो? देखो, भारत ने अपनी तरफ से सऊदी को, यूएई को, अमेरिका को, रशिया को, इन सबको इन्फॉर्म किया था जब हम इनकी कुटाई कर रहे थे कि सर देखो, हमने इनके साथ ये मचा दिया है, हमने ये हालत कर दी है, और गलती से हमारी एक मिसाइल जो है वो वहां पर भी पहुंच गई है, जिससे पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। लगता है कि इनके परमाणु ठिकाने जो है वो सुरक्षित नहीं है, संभाल लो, फटफटाने वाले हैं। तभी इजिप्ट से इनके यहां पर बोरोन भेजे जाने की व्यवस्था हुई। अमेरिकी हवाई जहाज उड़ करके इनके उन जगहों पर जाने शुरू हुए जहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे थे। अब ऐसे में क्या सऊदी ने हमसे कुछ बात की? बिल्कुल की। भारत लगातार सऊदी के संपर्क में था। पाकिस्तान वाले उनके कान भरे पड़े थे कि सर गलती हो गई है, देखो सर ये हम पर चलाए जा रहे हैं। तो 10 तारीख के दिन आए हुए ये तमाम कॉल हैं जब पाकिस्तान सऊदी से लगातार संपर्क में था, और सऊदी भारत के साथ संपर्क में था, और सऊदी अमेरिका को रिपोर्ट करता रहता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट में 2 बड़े बढ़िया आदमी छोड़े हुए हैं। एक का नाम है इजराइल और एक का नाम है सऊदी। इजराइल को सऊदी केवल इसीलिए झेल पाता है, हालांकि चूंकि यह हमास को बुरी तरह मारता है, इजराइल जो है वो हमास के साथ बहुत बुरा करता है। ऐसे में गाजा पट्टी के केस में इनके एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है नैतिकता संबंधी, और वो क्या आती है कि सऊदी जो है ना वो भी एक सुन्नी कंट्री है, और हमास के आतंकी जो है वो भी सुन्नी है। तो सुन्नी सुन्नी भाई भाई,
ऐसे में जब ये इजराइल वाले गाजा पट्टी के अंदर कहर बरपाते हैं तो सऊदी जो है वो बिल्कुल चुप बैठा रहता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुनिया भर में पैसे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, इसको समझना अगर हो तो जब भी हमास के लोग मर रहे हों या गाजा में बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हों तो सऊदी की तरफ से रिएक्शन अगर कहीं मिल जाए तो आप समझना कि आपका जीवन सफल हो गया है। सऊदी कोई रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि अमेरिका ने इसको पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ है कि वो केवल इतना सा कहता है कि देखो अगर तुम ज्यादा चिल्पा मचाओगे तो मैं ईरान को बोल दूंगा तुम्हारे साथ नुकसान खड़ा कर देगा। तो इस तरह से वो काउंटर बैलेंस करके चलता है। दूसरा जो अमेरिका ने अपना देश बना रखा है वो है इजराइल। इजराइल केवल इसलिए कि कल को मान लो ये सारे के सारे कंट्री रोग हो जाएं और ये कहने लगे कि नहीं हम तो अमेरिका की खिलाफत करेंगे, तो इजराइल अमेरिका का एक तरह से एयरबेस है। यहां पर आकर के अमेरिका इन सबके साथ में लड़ाई लड़ सकता है। इजराइल का उपयोग इसी तरह से किया भी जाता है। वो एनी टाइम एकदम फील्ड एरिया है जहां जाकर के आप फाइट करो। कुल मिलाकर के इजराइल ने जितनी बार भी चाहे हिजबुल्लाह को मारा हो, हमास को मारा हो, हुतियों को मारा हो, ये कंट्री कुछ भी नहीं बोलते। अमेरिका ने इतना तक प्रयास किया था, पिछली बार जब ट्रंप आए थे ना तो उन्होंने यूएई और इसके बीच में बकायदा अकॉर्ड तक करा दिया था, अब्राहम अकॉर्ड के नाम से, कि इजराइल और यूएई की मित्रता करा दी थी और अगली ही लाइन में था कि सऊदी की मित्रता भी कराएंगे, लेकिन वो बीच में अटक गया था। क्या पता जाते जाते ये वो भी करा जाए। ठीक है साहब। कुल मिलाकर के इन्होंने भारत के साथ भी बातचीत की थी और भारत ने हर तरह से जैसे सबको इन्फॉर्म किया, इनको भी इन्फॉर्म किया। कुल मिलाकर के इनकी आत्मा को शांति मिली, धड़कनें शांत हुई, ये यही कह रहे हैं। और ये कहते हुए इनको शांति हमारी तरफ से तब मिली जब ट्रंप ने इनके माध्यम से इन्हें यह मैसेज भिजवाया होगा कि यार मर जाएंगे, उनसे कहो कि अब ना हो, नहीं तो दिक्कतें बड़ी हो जाएंगी। और ट्रंप के द्वारा सीज फायर का जो पैगाम देने का प्रयास किया गया, भारत ने उसे पूरी तरह से खंडित कर ही दिया। भारत ने कहा हमने अपनी तरफ से डिसाइड किया था और हमने अपना काम किया। जहां तक बात हो सऊदी के द्वारा प्रोटोकॉल देने की, तो आप यहां पर यह वीडियो देख सकते हैं जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा सऊदी के द्वारा 22 तारीख को दी गई थी, लेकिन उसी दिन आतंकी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री को लौटकर आना पड़ा था। ट्रंप फिलहाल सऊदी की यात्रा पर हैं और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के 2 अन्य देश भी वो कवर करेंगे। जैसा भी कोई अपडेट आएगा वो हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। आज का मेजर टेक अवे क्या है? मेजर टेक अवे ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता पैसे का रिश्ता है। जो लोग धर्म के नाम पर झगड़ा लड़ रहे हैं, जो लोग बाउंड्रीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सऊदी का प्यार देखकर अमेरिका के प्रति समझ सकते हैं। ये वही सऊदी है जो गाजा के लिए बिल्कुल भी दर्द नहीं दिखाता है। यह वही सऊदी है जो अमेरिका के द्वारा $600 बिलियन का ऑफर स्वीकार कर लेता है कि लाओ सर $600 बिलियन मैं आपको देने को तैयार हो जाऊंगा। सबसे बड़ा रिश्ता पैसे का है। यही काम सऊदी और अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया है। अमेरिका अपने आप में एक व्यापारी देश है और वो व्यापार के लिए सऊदी की यात्रा पर आया है। अब वो यूएई और कतर जाएगा। इस पूरे क्षेत्र से लगभग $1 ट्रिलियन ट्रंप समेट कर लेकर जाएंगे। हमने कहावत जरूर सुनी थी कि पैसे के पास पैसा आता है, होते हुए आप मिडिल ईस्ट से देख भी पा रहे हैं। हमारा आज का फिर से वही पुराना राग कि भैया पैसे वाले बन जाओ, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में जितना संभव हो सके सब मिलकर जुट जाओ। बाकी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कश्मीर के मसले पर किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारा स्टैंड है। यह ट्रंप के लिए अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। बाकी आपको अपनी तरफ से जो भी राय देनी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस रविवार को मेरे द्वारा एक सेमिनार रखी गई है, मास्टर क्लास रखी गई है, जिसका विषय आपके सामने है कि वेल्थ क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर के उसे रजिस्टर कर सकते हैं। 11 बजे रविवार के दिन आपकी ये वेबिनार या मास्टर क्लास होने जा रही है। बाकी हमारे कोर्सेज पोर्टफोलियो बनाने को लेकर भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए हमारे जीएस फाउंडेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला पर, जहां से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।